हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ARO का, अब तो RO के लगभग एग्ज़ाम हो गए, ARO का APS का बचा हुआ है। तो उसके एग्ज़ाम के लिए जो साइंस वाला सेक्शन है उससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, जीव विज्ञान से खासकर जीव विज्ञान, और जो बॉटनी सेक्शन है वनस्पति विज्ञान, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीव विज्ञान तो हम पढ़ लेते हैं, मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जीव विज्ञान का। यहाँ पर हम बॉटनी पढ़ेंगे, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे सबसे पहले पढ़ेंगे। लास्ट में जो मेन चैप्टर है बॉटनी वाला उसे देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से देखते जाइए। जो चीज़ याद रह जाता है उतना ही अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है सबको पता होगा। प्रकाश की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की, इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद ग्लूकोज बनता है और पानी बनता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के 6 अणु बनते हैं। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो प्रकाश की पड़ती है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको ये मालूम होगा। फिर आगे चलेंगे, पत्ती की कोशिकाओं में जो जल है वो सिरा से किस विधि द्वारा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परासरण के द्वारा जल जाता है पत्ती की कोशिकाओं में। और वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं पत्तियाँ, किस विधि से लेती हैं, विसरण विधि से। तो परासरण और विसरण विधि इसमें लागू होती है प्रकाश संश्लेषण में। आगे चलेंगे, क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल में भी 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन और जेंथोफिल। इसमें जो क्लोरोफिल A और B है, इसी के कारण हरा रंग होता है। तो A और B दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। आगे चलेंगे, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है, तो मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है क्लोरोफिल के केंद्र में। क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है, बैगनी, लाल और नीले रंग को। बैगनी, नीले और लाल रंग को। सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है बैगनी रंग में होती है, सबसे ज़्यादा लाल रंग में। तो ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट है, संश्लेषण की क्रिया किस पे आधारित होती है, कैसी होती है, तो इसमें उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन, और अपचयन यानी रिडक्शन होता है। अब उपचयन किसका होता है, तो जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में होता है, जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होता है ग्लूकोज के निर्माण में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरी होती है प्रकाश रहित क्रिया। जो प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है वो क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है, याद रखिए, क्लोरोफिल के ग्रेना में। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन कहते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया को। आगे चलेंगे, जल का अपघटन, जब अपघटन होता है प्रकाश की उपस्थिति में, अपघटन होगा जल का, तो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं जल के अपघटन से। ये प्रकाश वाली क्रिया है। फिर इस प्रक्रिया के अंत में ATP और NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में मदद करता है। तो 2 अवस्थाएं हो गई, इतना ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि दोनों तरह से 2 प्रक्रियाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की। एक हो गई प्रकाश रासायनिक अवस्था, एक है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यानी दूसरी वाली अवस्था है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। ये जो होती है दूसरी वाली, ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है, ये चीज़ याद रखनी है। पहली वाली किस में हो रही थी, क्लोरोफिल के ग्रेना में, दूसरी वाली स्ट्रोमा में होती है। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, किसमें, शर्करा और स्टार्च बनता है दूसरी वाली अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि शर्करा और स्टार्च जो बनता है किसके अपचयन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के। किस अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की, रासायनिक प्रकाशहीन अवस्था में जो दूसरी वाली होती है। अब पादप हार्मोन्स कुछ पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, ये पौधों के ऊपरी भाग में होता है ऑक्सिन। जिब्रेलिन्स, ये जो बौने पौधे होते हैं उन्हें लंबा करने में मदद करता है और फूल बनाने में मदद करता है। फिर है साइटोकाइनिन, तो ये भी एक पादप हार्मोन है, ये ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है और पौधे को मजबूत बनाता है। फिर है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये पुष्पन में मदद करता है, मतलब जो पुष्पन में बाधा उत्पन्न करता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये पुष्पन में बाधा उत्पन्न करता है, ये हानिकारक है पौधों के लिए। आगे चलेंगे, एथिलीन, ये फलों को पकाने के लिए यूज़ होता है। और जो पुष्प होते हैं, मादा पुष्प, उनकी संख्या में वृद्धि करता है एथिलीन। एक यही पादप हार्मोन है जो गैस अवस्था में रहता है। फिर आता है फ्लोरिजेंस, ये फूल खिलाने वाला हार्मोन इसे कहा जाता है। तो किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, तो फ्लोरिजेंस को। फिर है ट्राउमेटिन, ये पौधों में जो जख्म हो जाते हैं उन्हें भरने में मदद करता है ट्राउमेटिन। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी पादप हार्मोन के। आगे चलेंगे, कुछ रोग हैं उनके या फिर लक्षण इसे कह सकते हैं, और किस तत्व की कमी से होते हैं ये देखेंगे अभी। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हाईकोर्ट वाले। आम और बैगन का लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, जस्ता के कारण।
नींबू का डाईबैक रोग तांबे के कारण, और नींबू का लिटिल लीफ जो रोग होता है वो भी तांबे की कमी के कारण होता है। फिर है फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है बोरान के कारण होती है, ब्राउनिंग बोरान। फिर है मटर में जो मार्च रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। आगे चलेंगे, पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइट के कारण, कैरोटीनाइट के कारण। और एक होता है 2 और 4D, ये चीज़ क्या है? 2 और 4D ये खरपतवार नाशी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। ये मेन जो बॉटनी वाला सेक्शन है वो आ गया। इसके जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। और जो पादप जगत को बांटा है किसने बांटा है? किस वैज्ञानिक ने? एकलर ने बांटा है सभी पादप जगत को अलग अलग पार्ट में। एक होता है अपुष्पोद्भिद, दूसरा होता है पुष्पोद्भिद। अब अपुष्पोद्भिद में क्या क्या आता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। थैलो, बायो, ब्रायो और टेरिडो। अब थैलोफाइट्स में क्या क्या होता है? शैवाल, कवक और जीवाणु। शैवाल, कवक और जीवाणु थैलोफाइट्स में आते हैं। और ये जो पुष्पोद्भिद है इसके अंतर्गत 2 आते हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी। पूछा जाता है एग्जाम में, सिकोया किसका उदाहरण है? जो सबसे लंबा जो पेड़ होता है सिकोया का होता है, ये किसका उदाहरण है? नग्नबीजी का। और एक सबसे छोटा जो आवृतबीजी पौधा है वो कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। जैमिया पिग्मिया ये एक सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है। अब आवृतबीजी में 2 तरह के आते हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। इसे हम सब अभी ये तीनों चीज़ें और ये एक बीजपत्री 2 बीजपत्री कौन से पौधे होते हैं ये आगे देखेंगे। अपुष्पोद्भिद वो पौधे होते हैं जिन पौधों में पुष्प और बीज नहीं होता है, अपुष्पोद्भिद उसी को कहते हैं। अब देखेंगे थैलोफाइट क्या होते हैं। तो ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, जो पौधों का ये सबसे बड़ा समूह है। और इस समूह में पौधों का शरीर जो होता है वो थैलस होता है, यानी सुकाए होता है, मोटे मोटे पौधे होते हैं। और इसमें जड़, तना, पत्ती विभक्त नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं दिखते, न जड़ें दिखती हैं न तना, सब एक ही में लगता है। और इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। अभी आगे देखेंगे उसको। फिर शैवाल क्या होता है? इसकी शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं पूछा जाता है, तो इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी की स्पेलिंग ये है, फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवालों के अध्ययन को, यानी एल्गीज के अध्ययन को। ये शैवाल जो हैं ये थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें पर्णहरित युक्त होते हैं, ये मतलब क्लोरोफिल इसमें होता है। संवहन ऊतक रहित होते हैं, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। आत्मपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और सुकाए यानी थैलस होते हैं। तो थैलोफाइट्स के उदाहरण है ये शैवाल, तो ये उसी की तरह होंगे जैसे थैलोफाइट्स होते हैं। कुछ लाभदायक शैवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो खाद के रूप में किन शैवालों का यूज़ होता है? किन एल्गी का? नॉस्टॉक, एनाबिना, केल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद के रूप में कौन कौन से शैवाल यूज़ होते हैं? नॉस्टॉक, एनाबिना, केल्प, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। फिर है औषधियों के रूप में किनका यूज़ होता है? क्लोरेला का। क्लोरेला का यूज़ होता है एंटीबायोटिक, एक दवा बनती है क्लोरेसिन दवा बनती है। इसके अलावा लिमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, ये भी एक शैवाल है। फिर है क्लोरेला को, जो क्लोरेला एक तरह का शैवाल होता है, इसे अंतरिक्ष में उगाया जाता है, उसके बाद इसे खाने के लिए और वहाँ पे ऑक्सीजन का इसके ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है ये क्लोरेला अंतरिक्ष में। आगे चलें, कवक क्या होता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। और ये भी पर्णहरित युक्त होते हैं, मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, संवहन ऊतक नहीं होता है। कवक में संचित भोजन जो होता है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक जो है, मशरूम भी एक कवक का उदाहरण है, तो ये पूछा जा सकता है मशरूम किसका उदाहरण है? कवक का। आगे चलेंगे, कवक से होने वाले कुछ रोग हैं जो इंपॉर्टेंट है। सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग होता है कवक से। गेहूँ का किट्टू रोग होता है। गन्ने का लाल अक्षय यानी रेड रॉट रोग होता है कवक की वजह से। उसके बाद आलू का अंगमारी रोग यानी ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद मूंगफली का मस्सा रोग होता है जिसे टिक्का डिजीज़ कहते हैं। फिर ब्राउन लीफ स्पॉट ऑन राइस, जो ब्राउन लीफ स्पॉट आ जाते हैं राइस की पत्तियों पे, वो भी कवक के कारण होते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितना आपको याद रह जाता है उतनी अच्छी बात है, कोई लास्ट टाइम में ये कवर करने के लिए अच्छा है बस। अब लाइकेन देखेंगे। लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों का एक सहजीवी संबंध से बनता है लाइकेन। और इसमें कवक का काम होता है जल, खनिज और विटामिन को शैवाल को देना, और शैवाल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। और ये जो इनका कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है इसे कहते हैं हेलोस्टिज्म। आगे चलेंगे, पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? कोर्टिकोल्स।
पेड़ों पर जो लाइकेन उगते हैं उन्हें कोर्टिकोल्स कहते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ लाइकेन हैं जिनका यूज़ पूछा जा सकता है, तो लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिला, इनका यूज़ होता है इत्र बनाने में। तो इत्र बनाने में किसका किसका यूज़ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मिर्गी की दवा बनाने में जो लाइकेन यूज़ होता है उसे कहते हैं परमेलिया सेक्सटिसिस। तो ये नाम देख लीजिए, परमेलिया ऐसे थोड़ा याद कर सकते हैं। तो हमने थैलोफाइट्स के अंतर्गत शैवाल देख लिए, कवक देख लिए। अब आगे चलेंगे, जीवाणु देखेंगे इसी के अंतर्गत। इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का नाम किसने दिया था, ये जो जीवाणु नाम रखा गया है ये एरेनबर्ग ने दिया था। और जो एक चीज़ पूछा जाता है कि रेबीज़ का टीका किसने बनाया था, लुई पास्चर ने। और दूध का पास्चराइजेशन जो होता है ये भी लुई पास्चर की देन है। इन्होंने ही खोजा था ये कैसे किया जाता है दूध का पास्चराइजेशन। उसके बाद इसमें 2 प्रक्रिया होती है दूध के पास्चराइजेशन की। एक होता है लो टेम्परेचर वाला, जिसमें दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। तो पूछा जा सकता है दोनों प्रक्रियाएं 62.8 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट गर्म करते हैं। उसके बाद जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसे हाई टेम्परेचर वाली प्रक्रिया कहते हैं। आगे चलेंगे, पौधों की जड़ों में रहने वाले कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिसका नाम पूछा जा सकता है, राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है पौधों की जड़ों में रहता है। इसका काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो स्थिरीकरण नाइट्रोजन का करता है वो ये वाले जीवाणु हैं। फिर है मृदा में जीवाणु जो पाए जाते हैं, एजेटोबैक्टर कहते हैं इसे। और इसके अलावा है एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम। तो ये सभी मृदा में यानी मिट्टी में पाए जाते हैं और इनका काम होता है मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। खास करके ये जो दलहनी फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें, उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। वो जहाँ बोई जाती हैं वहाँ पे ये जीवाणु रहते हैं। आगे चलेंगे, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी पूछा जा सकता है। फिर देखेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। तो ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है ब्रायोफाइटा, और इसमें भी संवहन ऊतक का अभाव होता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। और इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया किस वर्ग को कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इसका एक उदाहरण है स्पेग्नम मॉस। स्पेग्नम मॉस एक तरह का ब्रायोफाइटा है। फिर आगे चलेंगे, टेरिडोफाइटा क्या होता है। तो इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा वाले। और इसमें जड़, तना, शाखा, पत्तियां सब विभेदित होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें जनन क्रिया जो होती है बीजाणुओं के द्वारा होती है। और इसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। अभी तक हम जितना देख रहे थे सब में संवहन ऊतक रहित रहता था, मतलब नहीं रहते थे उसमें। और टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। आगे चलेंगे, कुछ एक बीजपत्री पौधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 3 कुल है एक बीजपत्री वाले में, जो देख लेंगे हम। लिलिएसी, इसमें लहसुन प्याज आता है, एक बीजपत्री है ये। पाल्मी में आता है, पाल्मी कुल का नाम है, और इसमें क्या क्या आता है, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रेमिनेसी में जितने ग्रेन्स वाले पौधे होते हैं वो आते हैं, गेहूँ, मक्का, बांस और गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सभी आता है ग्रेमिनेसी में। ये सभी एक बीजपत्री हो गए। सीधे सीधे पूछा जा सकता है इसमें से एक बीजपत्री कौन सा है। आगे चलेंगे, द्विबीजपत्री में कौन कौन से आते हैं, तो मूली, सलजम, सरसों। ये क्रूसीफेरी एक कुल है, उसमें आते हैं मूली, सलजम, सरसों। ये सभी द्विबीजपत्री हैं। जितनी दालें होती हैं वो सभी द्विबीजपत्री होती हैं, याद रखिएगा। फिर है कपास, भिंडी, गुड़हल, ये भी द्विबीजपत्री है। इसके कुल का नाम है मालवेसी। और कुछ और चीज़ें हैं द्विबीजपत्री में, टमाटर, सेब, बादाम, नाशपाती, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, सभी दलहन, अशोक, बबूल, छुई मुई, कत्था, मिर्च, बैगन, आलू, ये सभी द्विबीजपत्री हैं। आगे चलेंगे, जो मूसला जड़ें होती हैं उनका रूपांतरण हो जाता है, और हम किस चीज़ को जड़ों के रूप में लेते हैं, तो गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये सभी जड़ें होती हैं, गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली। फिर तनों के रूप में हम किसका सेवन करते हैं, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक। ये जो हल्दी अदरक है जड़ लगती है, लेकिन ये सभी तने का रूपांतरण है। आगे चलेंगे, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, तो जाइलम एक संवहनी ऊतक होता है। इसका काम होता है जल और खनिज लवण का संवहन करना, और ये पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, तो जाइलम ऊतक वलय को गिनकर जो पौधे की आयु का पता लगाया जाता है, उस क्रिया को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जो हम किसी पेड़ की आयु गिनते हैं तो वो जाइलम के जो वलय होते हैं उन्हीं को गिनते हैं। फिर आता है फ्लोएम क्या होता है, तो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उसको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ उल्टा पूछा जा सकता है और इसमें कहा जा सकता है कि इसमें से कौन सा गलत है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बॉटनी काफ़ी पूछी जा रही है हाई कोर्ट में। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।